गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र में अध्याय 7 भारत में कृषि का विकास इस पाठ को पढ़ेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस अध्याय में हम यह अध्ययन करेंगे कि देश की आज़ादी के बाद से अब तक कृषि के क्षेत्र में क्या बदलाव आया है। इस सिलसिले में भारत सरकार ने कौन कौन सी नई योजनाएं लागू की है। इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ चुके थे जमींदारी प्रथा का अंत। आज़ादी के बाद किसानों की स्थिति बहुत खराब थी। उनके पास ज़मीन कम होने के कारण वे दूसरों की ज़मीन पर काम करते थे। उन्हें ज़मीन के मालिक को पैदावार का बड़ा हिस्सा कटाई के रूप में देना पड़ता था। जमींदारों के पास में खेती योग्य ज़मीन का आधे से ज़्यादा हिस्सा था। ग्रामीण क्षेत्र में वे बहुत ताकतवर होते थे क्योंकि वे किसानों से लगान वसूल करते थे। इसलिए आज़ादी के तुरंत बाद भारत की नई सरकार ने इस जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया। तो इस प्रकार से जमींदारी प्रथा का अंत हुआ। जमींदार जो हैं किसानों से लगान इकट्ठा नहीं कर सकते थे। सरकार ने ज़मीन का लगान बहुत कम कर दिया और लगान वसूल करने के लिए उसने अपने कर्मचारी तैनात कर दिए थे। इस प्रकार अब किसानों को लगान ना दे सकने की स्थिति में जमींदारों के हाथों परेशान नहीं होना पड़ता था। फिर उसके बाद में अब खेती का ये तो जिनके पास ज़मीनें नहीं थी तो उनके पास में सरकार ने उनको ज़मीन भी दी, लेकिन जमींदार अपनी ज़मीन को बचाने के लिए क्या किए कि अपनी ज़मीनों को वे दूसरों के नाम में रखते थे, लेकिन ज़मीन के मालिक वे स्वयं रहते थे। इस प्रकार से वे सैकड़ों एकड़ ज़मीन के मालिक थे और मज़दूरों को कोई इससे लाभ नहीं हुआ। फिर उसके बाद में सिंचाई और बांध बनाने में बढ़ोतरी हुई, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बांध बनाए गए थे और इन बांधों के निर्माण से क्या क्या परिवर्तन आया कृषि के क्षेत्र में, उसे आज हम पढ़ेंगे। 1966 में कृषि नीति हरित क्रांति। 1966 में जो कृषि की नीति आई वह थी हरित क्रांति। सन 1950 से 1965 के बीच खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा, परंतु देश में अनाजों की कमी बनी रही। इस कमी को पूरा करने के लिए विदेशों से अनाज मंगाया जाता था। यह बहुत ही चिंता का विषय था। उसी दरमियान सन 1965 से 1966 दोनों ही सूखे के साल थे। इस समय अनाज की पैदावार यानी कि खाद्यान्न और दालें बहुत कम पैदा हुई, जिसके कारण अकाल की स्थिति निर्मित हुई एवं सरकार को अनाजों की पूर्ति के लिए पहले से ज़्यादा अनाज आयात करने की ज़रूरत पड़ी। मतलब कि अनाज तो हमारे देश में उत्पन्न हो ही रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी विदेशों से अनाज जो है मंगाया जा रहा था। लेकिन अकाल पड़ने यानी कि सूखे की स्थिति होने के कारण से जब भारत में अकाल पड़ गया 1965 से 1966 दोनों ही साल जो है सूखा पड़ गया था, तब अनाज जो है बाहर से यानी कि विदेशों से मंगवाना पड़ा। क्योंकि अनाज ही नहीं था तो अनाज की पूर्ति करने के लिए तो खेती होने के बावजूद जब मंगाना पड़ रहा था तो सूखे की स्थिति में तो बाहर से मंगवाना ही था। सरकार के सामने अनाज की पैदावार बढ़ाना सबसे बड़ी समस्या थी। इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों की सहायता से कृषि योजना बनाई गई, जिसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। हरित क्रांति क्या है? सरकार के सामने अनाज की पैदावार बढ़ाना सबसे बड़ी समस्या थी और इसके लिए उसने क्या किया, कृषि वैज्ञानिकों की सहायता से जो कृषि योजना बनाई उसी को ही हरित क्रांति का नाम दिया गया। हरित क्रांति के कुछ प्रमुख घटक हैं। वो प्रमुख घटक इस प्रकार से हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य करने की योजना बनाई गई, जैसे कि पहला है इसमें अधिक उपज देने वाले उन्नतशील बीज का उपयोग, सिंचाई के लिए मोटर पंप और बिजली डीजल का प्रबंध, तीसरा रासायनिक खाद उपलब्ध कराना, चौथा कृषि कार्यों में मशीनों का उपयोग। ये हुआ आपका कृषि के घटक। और पांचवा है कीटनाशक दवाओं का उपयोग। छठवां है कृषि उत्पादनों के लिए मंडी और भंडारण की व्यवस्था। सातवां है सोसाइटी एवं बैंक से पूंजी की व्यवस्था। ये है आपके हरित क्रांति के घटक। उन्नत बीजों के लिए अच्छी सिंचाई वाली ज़मीन की ज़रूरत होती है। इन बीजों की विशेषता थी कि ये कम समय में पकते थे, फसल छोटे कद की होती थी, अनाज की पैदावार अधिक होती थी। मतलब क्या बताया जा रहा है इसमें कि जो बीज होता था उसके लिए जो अच्छे किस्म के जो बीज थे उसके लिए अच्छी सिंचाई वाली ज़मीन की आवश्यकता थी
और इस बीज की विशेषता यह थी कि जितना समय अनाज को पकने के लिए लगता है ये उससे कम समय लेता था, कम समय में पक जाता था और इसकी लंबाई जो है वो भी बहुत कम होती थी दूसरी फसल की अनाज की तुलना में। अनाज की पैदावार जो है अधिक होती थी। देसी बीजों में कीटों का आक्रमण कम होता है, परंतु इन उन्नत फसलों पर नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का आक्रमण सरलता से हो जाता है, अतः कीटों को मारने वाली दवाओं की भी ज़रूरत होती है। सही दाम पर उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं इत्यादि की पूर्ति के लिए हमारे राज्य में सहकारी संस्थाओं की स्थापना की गई है। चूँकि ये दवाइयाँ भारत में अधिक नहीं बनती, अतः इन्हें विदेशों से आयात करना पड़ता है। धीरे धीरे हम मशीनों की सहायता से भी खेती करने लगे। इस प्रकार से खेती में धीरे धीरे करके उन्नति होने लगी। हरित क्रांति जो है सबसे पहले कहाँ फैली, कहाँ पर ये फैली थी? भारत में हरित क्रांति को पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ जिलों में सघन जिला कृषि कार्यक्रम के नाम से लागू की गई। उन्नत बीजों के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और जिन क्षेत्रों में पहले से ही सिंचाई होती थी उन्हीं जिलों का चयन इस कार्यक्रम के लिए किया गया। मतलब जहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं थी, पानी की पूर्ति पर्याप्त हो जाती थी, उसी क्षेत्रों में यहाँ ये जो कार्यक्रम है उसको लागू किया गया। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नए किस्म का गेहूँ पैदा किया जाता था, जबकि तमिलनाडु में चावल पैदा किया जाता था। कुछ वर्षों बाद कृषि की नई तकनीक देश के अन्य भागों में फैल गई। छत्तीसगढ़ में हरित क्रांति सन 1966 में जिला सघन कृषि कार्यक्रम के माध्यम से शुरू हुई। इसके लिए रायपुर जिले का चयन किया गया। इस योजना के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय में अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, जहां नई प्रजातियों के उन्नत बीज तैयार किए गए। उन्नत किस्म के बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं के लिए सरकार द्वारा अनुदान की व्यवस्था की गई। सिंचाई के लिए नलकूप खनन तथा सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई। यहाँ पर कुछ बातें याद रखने के योग्य है, जैसे कि बीज के बारे में बताया जा रहा। उन्नत जो बीज है, छोटे कद वाले फसल हैं, बड़े कद वाले फसल हैं, इसमें क्या नुकसान था और क्या फ़ायदा था। जैसे कि जो देसी बीज हैं और विदेशी बीज हैं, देसी बीजों में क्या होता था, कीटों का आक्रमण कम होता था और जो उन्नत फसलों पर नुकसान पहुंचाने वाले इसमें कीटों का आक्रमण सरलता से हो जाता था। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे बीज के बारे में बताया गया है। और हरित क्रांति जो है, जो सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ पर इस कार्यक्रम को लागू किया गया था। फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़ में हरित क्रांति जो है कब आई, इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ में कब लागू किया गया या फिर शुरू किया गया था, तो 1966 में जिला सघन कृषि कार्यक्रम के नाम से इसे लागू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय में अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की गई थी। हरित क्रांति कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचाई के लिए नलकूप खनन तथा सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई। इसी उद्देश्य से राज्य के कोटार बांध तथा पंडित रविशंकर जलाशय का निर्माण किया गया। सरकारी संस्थाओं की स्थापना कर आसान किस्तों पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया गया। इससे किसानों के पास संसाधनों की वृद्धि हुई ताकि उन्हें जमींदारों व साहूकारों के पास में जाना ना पड़े। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो हैं किसानों को उपलब्ध कराया गया, जिसके कारण से अब उनका आर्थिक शोषण नहीं होता था और उनके पास खुद की ज़मीनें हो गई, जिससे वे अपनी भूमि पर स्वयं खेती करके लाभ कमा सके। आज की क्लास में हम 1966 में जो कृषि नीति हुई उसे हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं और हरित क्रांति कहाँ कहाँ फैली, इसे पढ़े थे। अगली क्लास में हम हरित क्रांति का जो प्रभाव कृषि पर पड़ा, पैदावार कैसी होती थी और इस भूमि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।